माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की स्टार्टिंग करेंगे। तो हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ लिया है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो हम लोगों ने मैट्रिसेस में देखा था कि मैट्रिसेस एक mn नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे होता है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का उसका अरेंजमेंट हो सकता है। हमने देखा था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन जब हम लोग डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर होगा और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो उसको सॉल्व करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो केवल एक अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर होगा, या तो वो फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर होगा, या सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर होगा, या थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर होगा। तो जनरली सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है, थर्ड ऑर्डर का ही आपको पढ़ना है मेनली, क्योंकि उसके ऊपर कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि वो काफी कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो हमें थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की कंप्लीट स्टडी करनी है और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो जैसे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A11, ये हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है। तो मैट्रिसेस को हमने देखा था कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट को हम वर्टिकल लाइन से इनक्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A21, A22। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी A11 इंटू A22, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इसी तरीके से हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। अब आप इस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कई तरीके के मेथड्स हैं, जिनको हम लोग अभी देखते हैं। सेकंड ऑर्डर बहुत सिंपल होता है सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मेनली थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, सॉल्व करके देखना है कि इसकी वैल्यू हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। तो एक मैथमेटिशियन था सारस, उसने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक तरीका बताया था, जो कि काफी ओल्ड फैशन हो गया है, अब हम उस रूल को यूज नहीं करते। फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं कि सारस मैथमेटिशियन ने थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था। So write down the heading Saras rule. सारस रूल। तो अगर आप थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो सारस मैथमेटिशियन ने थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि आप इसको इस तरीके से लिखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फिर आप इसके जो दो रोज हैं उनको रिपीट करिए, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, और इस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, इस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन करिए। तो ये आपको 3 मल्टीप्लिकेशन मिले, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं A11, A22, A33 प्लस A21, A32, A13 प्लस A31, A12, A23। तो ये आपने इन तीनों मल्टीप्लिकेशन को किया। उसके बाद देखिए इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन बनाइए और इसको माइनस के साथ में रखिए। तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेंगे, माइनस A31, A22, A13 माइनस A11, A32, A23 माइनस A21, A12, A33। तो ये हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिसमें आपको 6 टर्म मिलने हैं। तो सारस मैथमेटिशियन ने कहा कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपने इसके तीनों रोज को लिखा
और फर्स्ट और सेकंड रोज को रिपीट किया, जिससे कि इस तरीके से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस में मिले और 3 आपको माइनस में मिले। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इस तरीके से सारस मैथमेटिशियन ने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका सजेस्ट किया था कि इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओल्ड फैशन है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग यहां पर 2 टर्म को देख लेते हैं। एक बोलते हैं हम लोग माइनर और दूसरा बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर। तो यहां पर हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं माइनर्स की और कोफैक्टर्स की, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें माइनस और कोफैक्टर का यूज होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि माइनस और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है, जिसको आप लिख रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके ये एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग लिखते हैं AIJ। इसको हम लोग लिखते हैं AIJ। तो आपके पास जो ए डिटर्मिनेंट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग लिखते हैं कि ये AIJ हैं। माइनर्स को हम लोग MIJ से और कोफैक्टर को CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर्स को हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर्स को हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस को MIJ से और कोफैक्टर्स को हम CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर में रिलेशन होता है CIJ इक्वल्स टू -1 रेज़ टू दी पावर I प्लस J MIJ, जहां पर I और J, I ये बताता है कि AIJ ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। ये AIJ ये ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो ith रो और jth कॉलम का जो माइनर है वो MIJ है और ith रो और jth कॉलम का जो कोफैक्टर है वो CIJ। अगर हम यहां पर I और J के प्लेस पर 1 रखें तो हमें मिलेगा C11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो यह आ जाएगा आपके पास C11 बराबर M11। इसी तरीके से अगर हम I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 2 रखें तो -1 की पावर 1 प्लस 2 M12। तो आप लिख सकते हैं C12 बराबर -M12 और C13 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। तो C13 बराबर M13। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर C11 और M11 बराबर हैं। C12 और M12 में एक माइनस साइन, जब आप माइनर में माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब आपको C12 मिलेगा और C13 बराबर M13। इस तरीके से अगर हम I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1 रखें तो आप लिख सकते हैं -1 की पावर 2 प्लस 1 M21। तो आप लिख सकते हैं C21 बराबर -M21, C22 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। तो आपको मिलेगा C22 बराबर M22 और C23 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23। तो आप लिख सकते हैं C23 बराबर -M23। इस तरीके से अगर हम C31 कैलकुलेट करते हैं तो -1 की पावर 3 प्लस 1 M31। तो आप यहां से लिख सकते हैं C31 बराबर M31 और C32 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 2 M32। तो आपको मिलेगा C32 बराबर -M32 और C33 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3
M33, तो आप लिख सकते हैं C33 बराबर M33। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब I और J का सम इवन होगा तो -1 की पावर इवन इंटीजर आपको प्लस में वैल्यू मिलेगी, और जब इनका सम ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड इंटीजर एक माइनस साइन। तो अगर रो और कॉलम का सम इवन है तो आप देख रहे हैं कि माइनर और कोफैक्टर सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर रो और कॉलम का सम ऑड इंटीजर है तो उस केस में माइनर में माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको उसका कोफैक्टर मिलेगा। तो अब हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चला कि माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है। तो अब हम लोग उस पर आते हैं कि माइनर और कोफैक्टर क्या है। तो C11 बराबर आपको मिला M11, C12 बराबर आपको मिला माइनस का M12, और C13 बराबर आपको मिला M13। अब देखिए, तो M11 A11 का माइनर और C11 A11 का कोफैक्टर है, M12 A12 का माइनर है और C12 A12 का कोफैक्टर है, M13 A13 का माइनर है और C13 A13 का कोफैक्टर है। अब देखिए, जैसे अगर हम ए डिटर्मिनेंट को यहां पर बना लें, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। अगर आप A11 का माइनर निकालना चाहते हैं, अगर आप A11 का माइनर निकालना चाहते हैं तो A11 का रो और कॉलम कैंसिल कर दीजिए, ये रो और ये कॉलम कैंसिल करिए, जिस रो और जिस कॉलम का वो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। उसको हटाने के बाद आपको 4 एलिमेंट ये मिलने हैं, इसका आप डिटर्मिनेंट बनाइए। तो आपको मिलेगा A22 A32 A23 A33, और इसको सॉल्व करना आप सीख चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये माइनर है, और आपको पता है कि यही क्योंकि M11 C11 के बराबर है तो यही इसका कोफैक्टर है। अगर हम M12 की बात करते हैं तो M12 A12 का माइनर है, तो A12 का रो और कॉलम कैंसिल करिए, रो कैंसिल करिए, कॉलम कैंसिल करिए, ये आपके पास 4 एलिमेंट बच रहे हैं। तो इसका आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो A21 A23 A31 A33, तो ये हमारे पास M12 है और उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको C12 मिलेगा। M13 A13 का माइनर, तो ये A13 है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं A21 A22 A31 A32, तो ये हमारे पास C11 C12 और C13 आपके पास ये आ चुके हैं। अब आप इसी तरीके से मान लीजिए कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं C21 बराबर माइनस M21, C22 बराबर M22 और C23 बराबर माइनस M23। तो आप देखिए 21 का माइनर, तो ये A21 है, इसका माइनर, इसका रो और कॉलम कैंसिल करिए, रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे तो आपको मिलेगा A12 A13 और A32 A33। तो A21 का ये रो और ये कॉलम कैंसिल किया तो ये 4 एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, तो ये उसका माइनर है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफैक्टर आ गया। A22 का माइनर निकालना है तो ये रो और कॉलम कैंसिल किया, ये आपके पास 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये उसका माइनर है A11 A13 A31 A33 और A23 का माइनर, ये कॉलम और रो कैंसिल, ये 4 एलिमेंट आपके पास बचेंगे तो आपको मिलेगा A11 A12 और A31 और A32। तो ये हमारे पास 23 का माइनर है। इस तरीके से आप और भी एलिमेंट्स के माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो आपने अब ये समझ लिया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग मैट्रिसेस में भी माइनर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप माइनर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखिए आपके पास ये एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक तो सारा रूल से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है जिसमें आपको 6 टर्म मिलते हैं, 3 प्लस में और 3 माइनस में। किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करके आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये इसका फर्स्ट रो है, ये R1 है इसका फर्स्ट रो, ये इसका सेकंड रो है, ये इसका थर्ड रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है और ये इसका थर्ड कॉलम है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप 6 तरीके से लिख सकते हैं, 3 अलोंग द रो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लिख सकते हैं पहले रो के एलिमेंट और उसके साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। A11 के साथ C11, A12 के साथ C12, A13 के साथ C13, तो आपको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलेगा। दूसरे रो के साथ दूसरे रो के कोफैक्टर A21 C21, A22 C22 और A23 C23 और A31 C31, A32 C32 और A33 C33। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये आपने इसको रो के लॉन्ग इसको सॉल्व किया है। अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लिख सकते हैं A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेकेंड कॉलम के लॉन्ग अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं A12 C12, A22 C22 और A32 C32 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33। इस तरीके से आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को लिख सकते हैं। आप इसको माइनर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि माइनस और कोफैक्टर्स में क्या रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको माइनस और माइनस के टर्म्स में भी आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। आप जैसे इसको लिख सकते हैं A11 C11 और M11 दोनों बराबर होंगे। जब इन दोनों का सम, रो और कॉलम का सम सेम होगा, इवन होगा, तो माइनर कोफैक्टर सेम होंगे और जब ऑड होगा तो माइनर में माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप लिख सकते हैं A12 C12 की वैल्यू माइनस M12, तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा। जबकि A13 और C13 और M13 दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं A21 C21 और M21 में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A22 C22 को आप M22 लिख सकते हैं, M22 लिख सकते हैं, प्लस A23 और C23 को आप लिख सकते हैं माइनस M23। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो सभी को आप इस तरीके से माइनर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब जैसे आप ये डिटर्मिनेंट देख रहे हैं तो इसके साइन होते हैं जो माइनस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जैसे आपके पास ये डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर माइनर का साइन प्लस होता है, यहां पर माइनस। जैसे ये A11 है, ये A12 है, तो अगर ये प्लस है यहां पर इवन तो अगला ऑड, फिर इवन तो प्लस, फिर ऑड माइनस, फिर इवन प्लस, फिर ऑड माइनस, फिर यहां पर इवन प्लस A31 और A32 माइनस और A33 प्लस। तो इस तरीके से इसके साइन चलते हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं तो एलिमेंट के साथ यहां पर जो माइनर के साइन है हम लोग वहीं पर कंसीडर कर लेते हैं, जिससे कि हमें सॉल्व करने में सॉल्व करते समय साइन को ध्यान में नहीं देना होता है। तो हम इस तरीके से इसके साइन लेते हैं। तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चाहे आप इस तरीके से चलें या फिर इस तरीके से चलें, तो कहीं से भी चलेंगे अल्टरनेट आपको हमेशा प्लस माइनस साइन आपको मिलेगा। तो जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो आप इसे लिख सकते हैं। आपने कहा कि हम इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं A11 C11 A12 C12 और A13 C13, या फिर आप इसे लिख सकते हैं A11 M11 माइनस A12 M12
और A13 M13 और आप इससे M11 A11 का माइनर, ये कॉलम और ये रो कैंसल, तो M11 ये हमारे पास एलिमेंट है तो इसका माइनर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, या फिर आप इसे लिखें A22 A23 A32 A33 माइनस A12 का माइनर, ये कॉलम और ये रो कैंसल, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो आप इसे लिख सकते हैं A21 A23 और A31 A33 और प्लस A13 का माइनर M13, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ये हमारे पास 4 एलिमेंट आएंगे तो आप लिख सकते हैं यहां पर A21 A22 A31 A32 और इसके साथ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा A13 का। अब आप 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट को सॉल्व करना जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं A11 A22 A33 A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 A21 A21 A33 माइनस A31 A23 और प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस में टर्म और 3 माइनस में टर्म आएंगे, जो आपने सारस रूल से कैलकुलेशन किया था वही आपको 6 टर्म यहां पर भी मिलेंगे। तो हम किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, जिस रो या कॉलम के आप एलिमेंट लेते हैं उसके साथ उसी के कोफैक्टर्स या कोफैक्टर को आप माइनर में कन्वर्ट करके जो भी प्लस माइनस साइन जहां पर है उस तरीके से लिख करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 अलोंग द रो एंड 3 अलोंग द कॉलम। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग जनरली इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं तो एक्सपेंशन करने में हो सकता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी स्टडी करने के बाद अगर हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी जिसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें देखिए एक्सपेंशन सबसे लास्ट ऑप्शन है कि जब हम और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम डायरेक्ट लास्ट में एक्सपेंशन कर देंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप में एक्सपेंशन करेंगे तो एग्जाम में पहली बात तो अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप एक्सपेंशन कर देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, या उसमें क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इट। तो विदाउट एक्सपेंशन आपको प्रॉपर्टी लगा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और अगर प्रॉपर्टीज को लगाते हैं तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की लेंथ भी कम हो जाएगी और आप आसानी से जो रिजल्ट या जो कैलकुलेशन करना है आप कर पाएंगे। तो हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी। उससे पहले हम कोफैक्टर की एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जिस रो या कॉलम को लेते हैं उसके साथ अगर उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलता है। अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट लेते हैं उसके साथ अगर हम किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलती है। जैसे पहला रो है, इसके साथ इसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू द डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन हम पहले रो के साथ दूसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम कर दें या तीसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो हमें उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो अगर किसी रो या किसी कॉलम के आप एलिमेंट लेते हैं तो उसके साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वैल्यू द डिटर्मिनेंट आएगी, और अगर किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू 0 मिलती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम A11 A12 A13 अगर आप फर्स्ट रो लेते हैं और उसके साथ दूसरे रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और सम करते हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आती है। तो हमने ये देखा कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम को लेते हैं उसके साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो वैल्यू द डिटर्मिनेंट मिलती है, लेकिन अगर हम पहले रो के साथ दूसरे रो के कोफैक्टर या तीसरे रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी।
देखिए A11 C21 को हम लिख सकते हैं माइनस M21, A12 C22 को लिख सकते हैं आप M22, और A13 C23 को लिख सकते हैं माइनस M23। तो ये आपको मिलेगा माइनस A11 M21 प्लस A12 M22 माइनस A13 M23। अब आप इसे लिख सकते हैं A11 M21, 21 का माइनर, ये कॉलम और ये रो कैंसल, ये कॉलम और ये रो कैंसल, ये 4 एलिमेंट बचे। तो A12 इंटू A33, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 प्लस A12 M22 A22 का माइनर, तो ये रो और ये कॉलम कैंसल, ये 4 एलिमेंट बचे। तो A11 इंटू A33, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13 माइनस A13 M23 23 का माइनर, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बचे। तो A11 इंटू A32, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस का A11 A12 A33 प्लस A11 A32 A13 प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A31 A13 माइनस A13 A11 A32 प्लस A13 A31 A12। अब आप देखिए कि माइनस का A11 A12 A33, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। A11 A32 A13, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस A12 A31 A13, ये टर्म इससे कैंसिल होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर हम किसी रो या किसी कॉलम के साथ उसके किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू आपको 0 मिल रही है। तो जब आप किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप जिस रो या जिस कॉलम को लेते हैं उसके साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आएगा। और किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख चुके हैं कि हम किसी भी थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को, जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स होते हैं, 6 तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, 3 अलोंग द रो एंड 3 अलोंग द कॉलम। तो अब हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जिसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बनाने की हालत में आ पाएंगे। फिलहाल अभी हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी, जिसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 if all the elements of a particular row or a particular column, value of the determinant is 0 if all the elements of a particular row or a particular column are 0। तो किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है अगर उसके किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और इसका तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो आपको पता है कि हम किसी डिटर्मिनेंट को उसके किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करें, तो 0 के साथ इसका कोफैक्टर, 0 के साथ ये जो भी एलिमेंट है इसका कोफैक्टर, जो कि आपको होगा 13 प्लस 0 इंटू C23 प्लस 0 इंटू C33, तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी।
तो अगर सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के हैं, जीरो हैं, तो आप उसके अलॉन्ग उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो जीरो के साथ उसके कोफैक्टर को जब मल्टीप्लाई करके आप सम करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged. Value of the determinant remains unchanged if all the rows and columns are interchanged. अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को सभी को एक साथ आप इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, अगर आप इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो हम इस तरह लिखेंगे RI इंटरचेंज विद CI। तो आप लिख सकते हैं इसके पहले रो को पहला कॉलम बनाया A1 B1 C1, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाया A2 B2 C2 और तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाया A3 B3 C3। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है the value of the determinant changes its sign if it's any two rows or any two columns are interchanged। तो जैसे आपके पास ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, अगर हम यहां पर कॉलम 1 और कॉलम 2 के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करें तो आपको एक माइनस साइन मिलेगा। आपको मिलेगा यहां पर B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। फिर अगर हम यहां पर कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट को फिर से इंटरचेंज करें तो हमें मिलेगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3। तो फिर से एक माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो अगर आपने दो बार इंटरचेंज किया तो आप देख रहे हैं कि फिर से वही वैल्यू आपको मिलने लगेगी, फिर से प्लस साइन हो जाएगा। अगर मैं फिर से यहां पर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं, फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज कर दो, B2 C2 A2 B1 C1 A1 B3 C3 A3, यहां पर आपको माइनस साइन मिलेगा। फिर से अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो फिर से प्लस साइन आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है अगर आपने ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस किए हैं, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस किए हैं, और अगर आपने 1 इंटरचेंज 3 इंटरचेंज 5 इंटरचेंजेस किए हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में एक माइनस साइन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो सभी कॉलम को एक साथ इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उससे उस डिटर्मिनेंट की
वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक इंटरचेंज, 3 इंटरचेंज, 5 इंटरचेंजेस किए, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस किए तो एक नेगेटिव साइन आएगा, और अगर आप इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको वही रिटेन मिल जाएगी, वही आपको वैल्यू फिर से रिपीट कर जाएगी। देखिए आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डायगोनल एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स the value of diagonal and triangular matrix determinant is equal to the product of the diagonal elements। तो किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो या अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, उसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, जो कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3, ये हमारे पास ये इसका डायगोनल है, और ये नॉन जीरो एलिमेंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट ऊपर बन रहा है, किसको कहेंगे, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अगर आपके पास A1 0 0 A2 B2 0 और A3 B3 C3, ये हमारे पास डायगोनल है, और जो ट्रायंगल बन रहा है वो डायगोनल के नीचे बन रहा है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें या इसकी वैल्यू निकालें, या फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, A1 0 0 0 B2 0 0 0 C3, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है जिसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो अगर आप इन तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए जैसे इसके कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेंगे तो उसमें 2 जीरो हैं, तो आपको जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगे किसी रो या कॉलम में, उसके अलॉन्ग अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो कैलकुलेशन आपको कम से कम करना पड़ेगा। जितने ज्यादा जीरो होंगे उसके साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो जाएगी। तो जैसे आपने कहा A1 के साथ इसका माइनर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम कैंसल, ये रो कैंसल, B2 C3 माइनस 0 B2 C3 माइनस 0 और बाकी दोनों जीरो, तो ये आ जाएगा A1 B2 C3। तो डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। अगर हम इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो हम देख रहे हैं इसका पहले कॉलम में 2 जीरो है, तो हम इसके पहले कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। A1 इसका कॉलम कैंसल, इसका रो कैंसल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आपको मिलेगा B2 C3 माइनस 0 और बाकी दोनों जीरो हैं। तो आप देख रहे हैं कि A1 B2 C3, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं जिसके पहले रो में हमें 2 जीरो मिल रहे हैं और तीसरे कॉलम में भी 2 जीरो मिल रहे हैं, तो या तो पहले रो के लॉन्ग या तीसरे कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं A1 इसका कॉलम और रो कैंसल, B2 C3 माइनस 0 B2 C3 माइनस 0, तो आपको मिलेगा A1 B2 C3। तो आप देख रहे हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के डायगोनल के ऊपर या नीचे या दोनों तरफ के एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस डिटर्मिनेंट के डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर किसी भी ऑर्डर की डिटर्मिनेंट के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास थर्ड ऑर्डर के ऊपर के कोई भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं जिसमें आपको देख करके ही आंसर मिल जाता है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर के ऊपर जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है।
तो जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर के ऊपर के डिटर्मिनेंट केवल देख करके ही सॉल्व होते हैं, तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है n-1 साइमल्टेनियस n-1 simultaneous operations can be done in a nth order डिटर्मिनेंट। तो अगर आपके पास कोई nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें n रो और n कॉलम्स हैं, तो आप उसमें एक समय में n-1 ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हम लोग थर्ड ऑर्डर की अगर बात करें तो थर्ड ऑर्डर में हम एक समय में 2 ऑपरेशंस कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन क्यों करते हैं हम उस डिटर्मिनेंट को में जीरो बनाने के लिए वो ऑपरेशंस करते हैं, जिससे कि अगर आप ज्यादा जीरो बना लेंगे तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अगर हम ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं, जैसे अगर हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट सेम होते तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये 0 हो जाता। तो C1 कॉलम में C1 के कॉलम के एलिमेंट्स में C2 कॉलम के एलिमेंट्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको आपने कॉलम 1 में स्टोर कर दिया। तो अप्लाइंग C1 में C1 माइनस C2, तो ये एक ऑपरेशन हुआ। तो C1 में आपने क्या किया, C1 माइनस C2 किया, जो रिजल्ट आया उसको कॉलम 1 में स्टोर कर दिया। इसी तरीके से कॉलम 2 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको कॉलम 2 में स्टोर कर दिया। तो आप ये 2 ऑपरेशंस आपने कर लिया। अब आप तीसरा इस समय नहीं कर सकते क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है, एक समय में हम 2 ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 a3 माइनस b3। कॉलम 1 में कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट किया और रिजल्ट को कॉलम 1 में स्टोर कर दिया। अब आप कॉलम 2 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, जो रिजल्ट आया उसको कॉलम 2 में स्टोर करिए। तो आप लिख सकते हैं b1 माइनस c1 b2 माइनस c2 b3 माइनस c3 और c1 c2 c3। तो कॉलम 2 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्ट आया उसको कॉलम 2 में आपने स्टोर कर दिया। तो ऐसा करने से हम अगर कहीं पर सिमिलर एलिमेंट दिख रहे हैं तो ऐसा हम सब्ट्रैक्शन करके हम जीरो बना सकते हैं, और जितने ज्यादा जीरो किसी रो या कॉलम में मिल जाएंगे उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करके हम मिनिमम कैलकुलेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये कोई डिटरमिनेंट बन गई, अब आप इसमें फर्दर फिर से 2 कर सकते हैं, लेकिन एक समय में एक डिटरमिनेंट में हम जो थर्ड ऑर्डर का है उसमें 2 से ज्यादा ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अब 2 ऑपरेशन करने के बाद ये एक नई डिटरमिनेंट बन गई, अब आप इसमें फिर से 2 कर सकते हैं। 2 करने के बाद फिर से जो नया बनेगा उसमें फिर से 2 कर सकते हैं। तो तब तक आप 2 ऑपरेशन से ज्यादा थर्ड ऑर्डर में नहीं कर सकते। एक समय में आप किसी भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में 2 से ज्यादा ऑपरेशंस नहीं कर सकते। एक आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है अगर उसके कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट is 0 if 2 rows are 2 columns are आइडेंटिकल। अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे आपको दिया गया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और a1 a2 a3। तो आप देख रहे हैं इसका पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है। अगर हम यहां पर C1 में अप्लाई कर दें C1 माइनस C3, तो कॉलम 1 में कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करें और जो रिजल्ट है उसको कॉलम 1 में स्टोर कर दें, तो आ जाएगा 0 0 0 a1 माइनस a1 0 a2 माइनस a2 0 a3 माइनस a3 0 और b1 b2 b3
और A1, A2, A3, तो आप देख रहे हैं इसका पूरा एक कॉलम 0 हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है जिसको ऐसे भी ये स्टेप भी परफॉर्म नहीं करना था, आपको डायरेक्टली यहीं पर लिख देना है कि अगर दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए कि दो डिटर्मिनेंट आपके पास में है, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3 प्लस XYZ, B1, B2, B3 और C1, C2, C3। अगर आप दो डिटर्मिनेंट को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब उसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हों। जैसे आपने कहा कि इसका कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो एडिशन होगा, दो रो आइडेंटिकल हैं तो एडिशन होगा। अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो कॉलम वाइज एडिशन होगा। जो डिफर कर रहा है, जैसे पहला कॉलम इसका और इसका पहला कॉलम डिफरेंट है, बाकी दो सेम है, तो जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तभी उसका एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और जो डिफरेंट होगा उसी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई, A3 प्लस जेड, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो जब आप दो डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनका एडिशन हो भी सकता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो तभी हो सकता होगा, कॉलम वाइज एडिशन हो सकता है। अगर दो कॉलम सेम होंगे तो जो डिफरेंट होगा उसमें एडिशन होगा, दो रो आइडेंटिकल है तो रो वाइज एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, जो भी आप यहां पर कर रहे हैं। जो डिफरेंट होगा उसी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर यहां माइनस है तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सब्ट्रैक्ट होंगी, और जो एलिमेंट, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल होंगे तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। जो डिफरेंट होगा उसमें एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, और जो आइडेंटिकल उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम दो डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है स्प्लिटिंग ऑफ अ डिटर्मिनेंट। स्प्लिटिंग ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है। मान लीजिए लिखा हुआ है A1 प्लस एक्स, A2 प्लस वाई, A3 प्लस जेड, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। हम इस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं, दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हम किस रो या कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हम पहले कॉलम को दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं, तो हम इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि किस रो या कॉलम को आप स्प्लिट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम पहले कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो बचे हुए दो कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो आपने B1, B2, B3, C1, C2, C3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और यहां पर आपको मिलेगा A1, A2, A3 और यहां पर XYZ। तो जिस कॉलम को आपने ब्रेक किया है, दो पार्ट में ब्रेक किया है, तो बचे हुए जो कॉलम्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। इसे रो में अगर आप किसी रो को दो रो में स्प्लिट करते तो बची हुए रो में कोई चेंजेस नहीं आते। या फिर आप कह सकते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो एडिशन तभी होगा जब इसके दो रो या दो कॉलम सेम हो। जैसे आप देखा कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, जो डिफरेंट होंगे उसमें एडिशन होगा, तो आपको ये मिल जाएगा। तो जैसे आपने एडिशन किया उसी तरीके से आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं, किसी डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं।
तो ये आपने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, स्प्लिटिंग पढ़ लिया। अब हम लोग यहां पर देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर आप किसी स्केलर नंबर को किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से 3 से 5 से, तो वो नंबर उस डिटर्मिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट में जाकर के मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए मैं k को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर दूसरे कॉलम के सभी एलिमेंट में, या तीसरे कॉलम के सभी एलिमेंट में, या पहले रो के सभी एलिमेंट में, या दूसरे रो के सभी एलिमेंट में, या तीसरे रो के। तो जहां पर हम मुझे रिक्वायरमेंट है, जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में जाकर के हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 और k a3 k b3 k c3। तो मैंने इस k नंबर को थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब आप किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में जाकर के मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 को आप लिख सकते हैं a1 प्लस एम b1 माइनस एन c1 a2 प्लस एम b2 माइनस एन c2 और a3 प्लस एम b3 माइनस एन c3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसकी स्टार्टिंग करते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, तो आपने यहां पर दो नंबर mn से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लिख सकते हैं इसको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। आपने m को सेकंड कॉलम में और n को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि आपको पता है जब किसी स्केलर नंबर को आप किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से जाकर के मल्टीप्लाई होता है। तो आप लिख सकते हैं 1/mn a1 a2 a3 mb1 mb2 mb3 nc1 nc2 nc3। अब आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग c1 में अप्लाई करते हैं c1 प्लस c2 माइनस का c3। तो आप लिख सकते हैं 1/mn a1 प्लस mb1 माइनस nc1 a2 प्लस mb2 माइनस nc2 और a3 प्लस mb3 माइनस nc3 माइनस nc3। और यहां लिख सकते हैं mb1 mb2 mb3 और nc1 nc2 nc3। तो देखिए आपने m को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम में और n को थर्ड कॉलम में। तो जब आपने ये ऑपरेशन किया तो जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन किया उसमें रिजल्ट को स्टोर नहीं किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि हम यहां से m को और यहां से n को फिर से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1/mn और आपने सेकंड कॉलम से m बाहर निकाला और थर्ड कॉलम से n बाहर निकाला। तो आप यहां लिख सकते हैं a1 प्लस mb1 माइनस nc1 a2 प्लस mb2 माइनस nc2 और a3 प्लस mb3 माइनस nc3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3। और देखिए mn से ये mn कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया a1 प्लस mb1 माइनस nc1
A2 प्लस MB2 माइनस NC2 और A3 प्लस MB3 माइनस NC3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो आप देख रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग वाली डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूव कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि हम इस डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने देखिए यहां पर ऑपरेशन किया कि आपने C1 में अप्लाई कर दिया C1 प्लस MC2 माइनस NC3, सेकेंड कॉलम में M से और थर्ड कॉलम में N से मल्टीप्लाई करके आपने C1 में अप्लाई किया C1 प्लस MC2 माइनस NC3। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट्स हैं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि आप ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम बनी रहेंगी जब तक जिस रो या कॉलम में आपने मल्टीप्लिकेशन किया उस रो या कॉलम में रिजल्ट को आप स्टोर नहीं करेंगे। अगर आपने कॉलम 2 में मल्टीप्लाई किया है, कॉलम 3 में कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट को हम उस रो या कॉलम में स्टोर नहीं करेंगे, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम बनी रहेगी। तो आपने आज इस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देखिए आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, माइनर्स का, कोफैक्टर का डिस्कशन किया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है तो हम उस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग उसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस रो या कॉलम के आप एलिमेंट्स लेते हैं उसके साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट आएगा। अगर किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके सम कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाती है। माइनर निकालना सीखा है, कोफैक्टर निकालना सीखा है और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है जिसको यूज करके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की थ्योरी पढ़ ली है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब हम लोग उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रॉब्लम दिया गया है, if A equals to 1 2 3 0 cos x sin x 0 sin x minus cos x, then determinant of A is equal to देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है cos 2x, थर्ड ऑप्शन है sin 2x और फोर्थ ऑप्शन है -1। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो आपको ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 2 3 0 cos x sin x 0 sin x और माइनस का cos x। अब आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का पहला जो रो है उसमें 2 जीरो हैं, तो आप इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, cos x इंटू माइनस cos x माइनस का cos स्क्वायर x और माइनस sin x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x, बाकी दोनों जीरो हो गए और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का cos स्क्वायर x और प्लस का साइन स्क्वायर x, तो आपको मिलेगा माइनस का 1 और -1 आप देख रहे हैं इसका डी ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट of the determinant A 2 4 6 0 B
6800C10 और 000D एज ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है ABCD और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये इसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। फोर्थ ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में काफी समय चाहिए होता है, तो वो हमेशा किसी ना किसी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम होता है। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई है कि अगर आपके पास किसी डिटर्मिनेंट में ये उसका डायगोनल है और उसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और आपको मैंने बताया कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, उसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट की बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपको प्रॉब्लम दिया गया है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट the value of the determinant A minus B, X minus Y, P minus Q, B minus C, Y minus Z, Q minus R, C minus A, Z minus X, R minus P is इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए। तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आप लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करते हैं तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स और P माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी और B माइनस सी, सी माइनस ए, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी। तो A से A कैंसल, B से B कैंसल, C से C कैंसल, X से X कैंसल, Z से Z, Y से Y, P से P कैंसल, Q से Q, R से R। तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का पहला रो के तीनों एलिमेंट 0, B माइनस सी, वाई माइनस जेड, क्यू माइनस आर, C माइनस ए, जेड माइनस एक्स और R माइनस पी। तो आप देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट का पूरा एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0। तो आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका वैल्यू आपको 0 मिलेगा, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है द वैल्यू ऑफ log x बेस z 1, log x बेस y, log y बेस z, log y बेस x 1 और 1 log z बेस x और log z बेस y इज इक्वल टू, और इसके आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है log x प्लस log y प्लस log z और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप इसे लिख सकते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हमने कहा कि ये ए डिटर्मिनेंट है। आपको पता है कि log m बेस n, log कहीं पर लिखा हुआ है log m बेस n, log m बेस n को हम लिखते हैं log m डिवाइडेड बाई log n। अगर m और n दोनों बराबर रहेंगे तो log m कैंसिल हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है log की जो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं log x बेस z को log x डिवाइडेड बाई log z, log y बेस z को हमने लिख लिया log y डिवाइडेड बाई log z, और इस 1 को जैसे यहां पर देखिए log z आ रहा है, तो इस 1 को हमने लिख लिया नीचे log z रखते हैं, 1 बनाने के लिए हमने ऊपर भी log z ले लिया। इस 1 को जैसे दूसरे रो में देखिए log y बेस x है, तो हम इसको log y अपान log x लिख सकते हैं, और इसे हम log z अपान log x लिख सकते हैं, और इस 1 को नीचे log x आ रहा है तो नीचे आपने log x लिखा और ऊपर भी log x, तो ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 को हम यहां पर log x अपान log x लिख रहे हैं। ये log x बेस y है जिसे आप लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई log y। इस 1 को हमने लिख लिया log y डिवाइडेड बाई log y, और log z बेस y को आपने लिख लिया log z डिवाइडेड बाई log y। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए पहले रो से आप 1 अपान log z, दूसरे रो से 1 अपान log x, और तीसरे रो से 1 अपान log y आप बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 अपान log z इंटू 1 अपान log x इंटू 1 अपान log y, दिया जाएगा log x log y log z log x log y log z और log x log y और log z। और आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आइडेंटिकल है। आप जानते हैं अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, प्रॉपर्टी है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, और उसमें आपने 1 अपान log x इंटू log y इंटू log z मल्टीप्लाइड बाई 0, तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, जो कि इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट log x अपान y बेस 1 log y अपान z बेस 1 log z अपान x बेस a log y अपान z बेस b log z अपान x बेस b log x अपान y बेस b log z अपान x बेस c log x अपान y बेस c log y अपान z बेस c इज इक्वल टू, और इसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है log x y z बेस 1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये इसके आपको ऑप्शंस दिए गए। अब आप यहां पर अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसमें आप C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करिए। C1 में अप्लाई करिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप यहां लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अप्लाइंग C1 में अप्लाई किया आपने C1 प्लस C2 प्लस C3, दिया जाएगा log
एक्स अपान वाई बेस 1 प्लस लॉग वाई अपान जेड बेस 1 प्लस लॉग जेड अपान एक्स बेस ए, लॉग वाई अपान जेड बेस बी, लॉग जेड अपान एक्स बेस बी, लॉग एक्स अपान वाई बेस बी, लॉग जेड अपान एक्स बेस सी प्लस लॉग एक्स अपान वाई बेस सी प्लस लॉग वाई अपान जेड बेस सी, लॉग वाई अपान जेड बेस 1, लॉग जेड अपान एक्स बेस बी, लॉग एक्स अपान वाई बेस सी, लॉग जेड अपान एक्स बेस 1, लॉग एक्स अपान वाई बेस बी, लॉग वाई अपान जेड बेस सी। अब जैसे आपको पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग बेस ए एक्स अपान वाई इंटू वाई अपान जेड इंटू जेड अपान एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल। इसी तरीके से लॉग बी, लॉग बेस बी वाई अपान जेड इंटू जेड अपान एक्स इंटू एक्स अपान वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई, जेड से जेड। और लॉग बेस सी जेड अपान एक्स इंटू एक्स अपान वाई इंटू वाई अपान जेड, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड, एक्स से एक्स। यह आ जाएगा लॉग वाई अपान जेड बेस ए, लॉग जेड अपान एक्स बेस बी और लॉग एक्स अपान वाई बेस सी और लॉग जेड अपान एक्स बेस 1, लॉग एक्स अपान वाई बेस बी और लॉग वाई अपान जेड बेस सी। अब आप देख रहे हैं कि ये बन गया log 1, ये बन गया log 1, ये बन गया log 1, और log 1 आप जानते हैं 0 होता है, तो आप लिख सकते हैं 0 0 0 log y अपान जेड बेस 1, log जेड अपान एक्स बेस बी, log एक्स अपान वाई बेस सी, log जेड अपान एक्स बेस 1, log एक्स अपान वाई बेस बी, log y अपान जेड बेस सी। तो आप देख रहे हैं कि इसका पूरा एक कॉलम 0 हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। और 0 आप देख रहे हैं इसका 0 एबीसी में नहीं है, तो इसका नन ऑफ दी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, if this denotes greatest integer function, greatest integer function and x greater than equals to -1 less than 0, y greater than equal to 0 less than 1, z greater than equals to 1 less than 2, then the value of the determinant, then the value of the determinant. Integral part of x plus 1, integral part of x, integral part of x, integral part of y, integral part of y plus 1, integral part of y, integral part of z, integral part of z, integral part of z plus 1 is, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड, इंटीग्रल पार्ट ऑफ वाई,
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और फोर्थ है नन। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो आपको दिया गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 0, एंड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ z बराबर 1। अब आप ये वैल्यूज डिटरमिनेंट में रखिए, तो आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसको a मान लिया, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1 है, तो -1 + 1, -1 - 1। इंटीग्रल पार्ट ऑफ y 0 है, 0, 0 + 1 0, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ z 1 है, 1 1 + 1। तो आप लिख सकते हैं 0 - 1 - 1, 0 - 1 - 1, 0 1 0, 0 1 0 और 1 1 2। और आप इसे सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो पहला 0 फिर 1, ये कॉलम और ये रो कैंसल, दिस इंटू दिस 0, माइनस माइनस ऑफ -1, तो ये +1, और फिर से 0 के लिए 0, तो आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिल रही है, और आप देख रहे हैं 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ z की वैल्यू 1 है, तो आप इस 1 को इंटीग्रल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, इफ a + b + c इक्वल टू पाई, if a + b + c equals to 180, then tan a + b + c, then tan a + b + c cos a + c minus sin a + b cos b 0 tan c + b sin c tan a 0 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो a + b + c का वैल्यू पाई दिया गया है, तो आपको जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो a + b + c पाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं tan पाई। a + c को आप लिख सकते हैं पाई -b, a + b को लिख सकते हैं, a + c को पाई -b और a + b को पाई -c। ये है cos b 0 tan c + b को लिख सकते हैं पाई -a sin c tan a और 0, tan 180 0, tan 180 का वैल्यू 0, तो आप इसे लिख सकते हैं 0, और cos पाई -b जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का cos b, sin 180 - थीटा, sin थीटा होता है तो sin c आएगा विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का sin c, ये लिखा हुआ है cos b 0 tan पाई -a माइनस का tan a, और ये sin c tan a और 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, तो वहां मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 0 फर्स्ट हो गया रॉन्ग, 0 फिर माइनस का cos b, माइनस का cos b, ये कॉलम और ये रो कैंसल, माइनस cos b इंटू 0 0, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का sin c इंटू tan a, और फिर माइनस का sin c, ये कॉलम और ये रो कैंसल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा cos b इंटू tan a और 0। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का cos b इंटू sin c इंटू tan a,
और माइनस का साइन सी इंटू कॉस बी इंटू टेन ए, कॉस बी माइनस का कॉस बी, ये कॉलम और ये रो कैंसल, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का और ये प्लस में होगा, प्लस का साइन सी और ये कॉलम और रो कैंसल, दिस इंटू दिस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये जीरो, तो आपको यहां पर प्लस मिलेगा और ये टर्म दोनों सेम है, ये कैंसिल करके इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट की थ्योरी पढ़ी है, हमने देखा कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनेंट को हम थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम 6 तरीके से ओपन कर सकते हैं, 3 अलोंग द रो, 3 अलोंग द कॉलम। अगर आप किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जिस रो या कॉलम को लेते हैं उसके साथ उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो वैल्यू द डिटरमिनेंट आता है। किसी दूसरे रो के या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो वैल्यू आपको जीरो मिलती है। फिर हम लोगों ने कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने उसका कुछ प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन देखा है। नेक्स्ट क्लास में इसी एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।